जनवरी 2026 का पार्ट 1 ये करंट अफेयर्स होने वाला है। सबसे पहला आज हम लोग करंट अफेयर्स देखेंगे। पद्मा अवार्ड्स 2026 किस किस को मिला है। सबसे पहला है कि ये कितने अवार्ड्स मिले हैं इस साल। ये बहुत बेसिक सा चीज़ है जो आपसे पूछा जा सकता है। इसको हम लोग इसको हम लोग एमसीक्यू प्रैक्टिस के साथ देखेंगे। हर एक टॉपिक पे एमसीक्यू प्रैक्टिस है सो डैट की चीज़ें आपको याद हो जाए। ठीक है, देखिए 131 अवार्ड मिला है इस साल। ठीक है, जिसमें 2 डीओ केसेस है। डीओ केसेस का मतलब होता है डीओ केसेस में अवार्ड जो है ना एक बार काउंट किया जाता है, तो ये भी एक टर्म आप ध्यान रख सकते हैं। 5 पद्मा विभूषण मिला है। 113 में 5 पद्मा विभूषण मिला है, 13 पद्मा भूषण मिला है और 113 आपको पद्मश्री मिला है, तो ये भी आप ध्यान पे रख सकते हैं। 90 अवार्ड जो है ना वो किसको गया है, जो वीमेन है उनको गया है। कुछ आपको 6 पर्सन ऐसे हैं जो आपको या तो फॉरेनर है या फिर एनआरआई है या फिर पीआईओ और ओसीआई कार्ड वाले हैं। ठीक है, पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन, ये सब वाले हैं। 16 ऐसे लोग हैं जो मरणोपरांत मिला है अवार्ड, जो डेथ करने के बाद मिलता है। अब थोड़ा सा हम लोग पद्मा विभूषण के बारे में देखते हैं। पद्मा विभूषण उस केस में दिया जाता है जब कोई एक्सेप्शनल और डिस्टिंग्विश सर्विस इंडिया के लिए करता है। ठीक है, तो अब देखो किसको मिला है, धर्मेंद्र सिंह को। धर्मेंद्र दिवेल जो है ना उनको मिला है। आइकॉनिक फिल्म एक्टर थे, तो ये आपको ध्यान पे रखना है। जस्टिस रिटायर्ड केटी थॉमस को मिला है पब्लिक अफेयर के लिए। एन रंजन क्लासिक म्यूजिशियन है वो, उनको मिला है। पी नारायण लिटरेचर एजुकेशन है उसके लिए मिला है। अब वीएस अच्युतंदन जो है ना इनको पब्लिक अफेयर्स के लिए, ये डेथ कर चुके हैं तब इनको मिला है। ठीक है, तो पद्मा विभूषण में है क्या कि टोटल 5 अवार्ड मिला है, तो ये पांचों आपको ध्यान पे रखना है। ठीक है, क्योंकि ये कम है नंबर में तो आपसे पूछा जा सकता है। पद्मा भूषण देखोगे तो ये टोटल 13 अवार्ड मिला है। रिसीव द पद्मा भूषण फॉर डिस्टिंग्विश सर्विस ऑफ हायर ऑर्डर, ये टर्म ध्यान पे रखना है। ठीक है, क्योंकि सब में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, हमने यहाँ पे लिख दिया देखो 1 2 3, और इसका जो कैटेगरी है ना वो ऐसे ही है, सबसे ऊपर विभूषण फिर भूषण फिर श्री। ठीक है, पद्मा अवार्ड देखोगे 1954 में इंस्टीट्यूट हुआ था। ठीक है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो किसको मिला है भूषण, किसको मिला है, तो ये किस किस को मिला है पद्मा भूषण, तो देखो अलका याग्निक, श्री ममोती, श्री आपको सत्यवधनी आर गणेश, श्री पीयूष पांडे, तो थोड़ा आप नाम ध्यान पे रख सकते हो। अलका याग्निक थोड़ा ज़्यादा फेमस है तो ध्यान पे आपको रखना। पब्लिक अफेयर में ये आर्ट्स में मिला है। श्री शिबू सोरेन, श्री भगत सिंह, वेल्लापल्ली नरसिम्हा, तो इतना ज़्यादा नहीं ध्यान पे रखना है। इंडस्ट्री में श्री उदय कोटक, स्पोर्ट्स में श्री विजय अमृतराज और मेडिसिन में कल्लीपट्टी रामास्वामी। ठीक है, रामास्वामी। अब देखो पद्मश्री आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। 113 रिसिपेंट्स को मिला है। सेवरल प्रोमिनेंट अचीवर्स एंड अनसंग हीरोज, ये जो टर्म है ना अनसंग हीरोज, ये हमेशा से नहीं रहा है। ये जो अवार्ड जो है ना अनसंग हीरो, सिंस 2014 से द गवर्नमेंट हैज़ बीन रिकॉग्नाइजिंग अनसंग हीरोज विद द पद्मा अवार्ड, ट्रांसफॉर्मिंग देम इनटू द पीपल्स पद्मा, तो ये ध्यान पे आपको रखना है। ठीक है, तो ये टर्म 2014 से स्टार्ट हुआ। अब देखो इसमें स्पोर्ट्स में देखो रोहित शर्मा को मिला है, क्रिकेटर है, आपको ध्यान पे रखना है। हरमनप्रीत कौर जो विमेन क्रिकेट में, इनको ध्यान पे रखना। सविता पूनिया हॉकी से, तो ये तीनों आप जरूर ध्यान पे रखोगे। एजुकेशन एंड साइंस में देखो फॉर्मर यूजीसी के जो चीफ है ममिदाला जगदेश कुमार और आईटी मद्रास के डायरेक्टर के कामाकोटी, तो ये थोड़ा ध्यान पे रख सकते हो। अनसंग हीरोज में देखोगे तो अंके गौड़ा, अर्मिदा फर्नांडेज, तो ये थोड़ा सा फर्नांडेज, ये थोड़ा सा ध्यान पे आपको रखना है। फाउंडर ऑफ एशिया फर्स्ट ह्यूमन मिल्क बैंक। ठीक है, तो ये भी आपको पता चल गया, तो ये ध्यान पे रख सकते हो। ठीक है, अब देखो पद्मा अवार्ड जो है ना वाज वेर नॉट कन्फर्म ड्यूरिंग द 1978, 1979 और 93 से लेकर 97 तक इस टर्म में पद्मा अवार्ड नहीं दिया गया था, ये ध्यान पे रखना है। जब बालाजी राघवम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1996 केस देखोगे तो ये केस बोलता है कि द कोर्ट रूल दैट नेशनल अवार्ड्स आर नॉट टाइटल, जो आर्टिकल 18 टाइटल्स की बातें करता है, ये टाइटल नहीं है। ठीक है, तो ये केस ध्यान पे रख सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पद्मा अवार्ड इज करेक्ट,
इट वाज इंस्टीट्यूट इन 1960 नहीं 1954 हमने आपको पढ़ाया है, वही सही है। ठीक है, अब देखिए दे वर कन्फर्म इन 4 कैटेगरीज, बिल्कुल नहीं, 3 कैटेगरीज में। ठीक है, तो ये भी गलत है। दे वर नॉट अवार्डेड ड्यूरिंग 1978, 1979 एंड 93 से 97, यही स्टेटमेंट सही है। देखो हमने ऊपर आपको पढ़ा है। दे आर कंसिडर्ड टाइटल अंडर आर्टिकल 18, नो, बालाजी राघवन केस बोलता है कि बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो इतना आपको ध्यान पे रहेगा तो एग्जाम में आसान हो जाएगा। ठीक है, देखिए पीसा स्टेट रैंकिंग 2024-25 रिलीज किया गया है। इसमें पहला रैंकिंग महाराष्ट्र का है, तो ये ध्यान पे आपको रखना है। सेकेंड मध्य प्रदेश का और थर्ड आपको हिमाचल प्रदेश का पेशा रैंकिंग में। ठीक है, अब इसमें आपको एक चीज़ और ध्यान पे रखना है कि इसमें पेशा में एक पंचम चैटबॉट क्रिएट किया गया ताकि डायरेक्ट डिजिटल कनेक्ट हो सके गवर्नमेंट और पंचायत फंक्शनरीज के लिए। ठीक है, अब इसमें है क्या कि जो पंचम जो है ना, पंचायत असिस्टेंट एंड मैसेजिंग चैटबॉट, इसका फुल फॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज का इनिशिएटिव है और ये 77th रिपब्लिक डे के दिन ये इनिशिएटिव लिया गया था। इसका जो नॉलेज पार्टनर है यूनिसेफ है, नोडल मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज है। पंचम इज अ व्हाट्सएप ऐप बेस्ड टूल फॉर डायरेक्ट टाइमली एंड टू वे डिजिटल इंटरेक्शन विद द पंचायत इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफिशियल एंड सिटीजन। तो ये रिप्रेजेंटेटिव है, टू वे कम्युनिकेशन होगा, तो ये आपको ध्यान पे रखना है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। पंचम इनिशिएटिव पंचायत से रिलेटेड है, तो ये एक फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम है, बिल्कुल भी नहीं। ये व्हाट्सएप बेस्ड गवर्नेंस चैटबॉट है, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच कंट्री इमर्ज एज द टॉप सोर्स ऑफ FDI इनफ्लो इनटू इंडिया इन जो हाफ जो टर्म है, मतलब फर्स्ट हाफ, मतलब अप्रैल से, H1 मतलब हो गया अप्रैल से लेके सितंबर तक। तो इसका आंसर क्या होगा, इसके लिए हमको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, देखिए नेट FDI निगेटिव फॉर द 5th स्ट्रेट मंथ इन जनवरी 2026, तो निगेटिव है, मतलब इसका ये हो गया आउटफ्लो की एक्सीड द इनफ्लो, मतलब आउटफ्लो इंडिया से बाहर ज़्यादा FDI जा रहा है, मतलब पैसे के तौर पे, और आ कम रहा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है इंडिया में। ठीक है, तो जब हम बात करें कितने से, तो $1.4 बिलियन से FDI इनफ्लो रोज टू $35.2 बिलियन, कम है, निगेटिव है, लेकिन तब भी बढ़ा है। तो जो अप्रैल से सितंबर फाइनेंशियल ईयर 2026 की हम बात करें तो 35.2 बिलियन था, वो 18% इंक्रीज किया फाइनेंशियल ईयर 2025 का फाइनेंशियल ईयर 25 के मुताबिक, मतलब FY26 में 35.2 आया। FY26 में अगर हम FY25 की बात करें तो 29.8 आया। तो ये टोटल जो इंक्रीज हुआ 18% से इंक्रीज हुआ, ये हम आपको बताना चाह रहे हैं। टॉप इन्वेस्टिंग नेशन कौन सा इंडिया में, तो पहला सिंगापुर है, तो ज़रूर ध्यान पे रखिएगा। ये $12 बिलियन FDI इन्वेस्टमेंट इंडिया में की है। अकाउंटिंग फॉर 34% ऑफ टोटल, जितना टोटल हुआ उसमें 34% से सिंगापुर इंडिया में कर रहा है। उसके बाद US कर रहा है आपको 6.6 बिलियन, मॉरिशस कर रहा है आपको 3.5 बिलियन। तो आपको याद रखना है सिंगापुर तो कितना कर रहा है वो याद ना भी रहे, US और मॉरिशस। ठीक है, महाराष्ट्र को सबसे ज़्यादा स्टेट में अगर इंडिया में देखो कितना सबसे ज़्यादा शेयरिंग है तो महाराष्ट्र में, फिर कर्नाटका, फिर तमिलनाडु। लेकिन एक डेटा और भी कह रहा है कि इस FDI फ्लो में शिफ्ट हो रहा है, मतलब सदर्न स्टेट का कैटेगरी में आपको सदर्न स्टेट को ज़्यादा मिल रहा है। देखो कर्नाटका देखोगे पिछले फाइनेंशियल ईयर में FY25 में कम था, अब देखो इसमें बढ़ गया है, सेम तमिलनाडु का बढ़ गया। लेकिन जब महाराष्ट्र देखोगे भले सबसे ज़्यादा शेयर है लेकिन महाराष्ट्र गिर रहा है, निगेटिव हुआ है। ठीक है, गुजरात भी गिर रहा है, तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान पे रखना पड़ेगा। मोर FDI इंटू IT सेक्टर में सबसे ज़्यादा गया, देखो पहले 14% था, 25.7% है। टोटल टॉप रिसिपेंट्स कौन कौन से हैं, तो मीशो हो गया, एक्सेस हेल्थ केयर हो गया, हल्दीराम हो गया, इनको सबसे ज़्यादा मिला है। ठीक है, तो ये ध्यान पे रख सकते हो। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन था कि सबसे ज़्यादा टॉप सोर्सेज कौन सा, सिंगापुर हो जाएगा। विच ऑर्गेनाइजेशन इज द नॉलेज पार्टनर ऑफ द पंचम, हमने बताया था यूनिसेफ। विच इंडियन स्टेट रिसीव द हाइस्ट शेयर ऑफ FDI इनफ्लो इन हाफ 5 FY26 में, तो हमने आपको बताया था महाराष्ट्र आंसर होगा। तो इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, बहुत सरप्राइज नहीं होगा, आपको पूछा जरूर जाएगा। इंडिया एनर्जी वीक 2026 की हम लोग बात करेंगे। ठीक है,
अब इसमें ये है कि ये इंडिया इनर ईयर वीक 2026 गोवा में लॉन्च हुआ है और फर्स्ट टाइम लॉन्च जो हुआ था 2023 में हुआ था। ठीक है, अब देखो इसमें थोड़ा सा ये ध्यान पे रखना है कि यूएई के बारे में थोड़ा सा आपको ध्यान पे रखना पड़ेगा। यूएई जो है इंडिया का 4th लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इंडियाज ऑयल इंपोर्ट्स है, मतलब पहला रसिया, फिर इराक, फिर सऊदी अरबिया। ये टर्म आपको ध्यान पे रखना है, बिहाइंड दिस। ठीक है, बिहाइंड दिस, इसके पीछे है। यूएई इज ऑल्सो इंडियाज थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर एंड सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन, हमारे लिए सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है और थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। देखो अगर हम एक्सपोर्ट देखेंगे तो 36.63 बिलियन से ज़्यादा एक्सीड कर गया है। दोनों कंट्रीज देखोगे तो एम कर रहा है कि डबल बायलेटरल ट्रेड कर ले, मतलब जो अभी 100 बिलियन का ट्रेड है वो सीधा 200 बिलियन का ट्रेड हो जाए 2032 तक, यही आपसे पूछा जा सकता है। गोवा ने अनवील किया रोड मैप टू अचीव 100% रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2050। ये हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि इंडियन एनर्जी वीक का बात कर रहे हैं। एज पर द अरेना रिन्यूएबल एनर्जी स्टैटिस्टिक्स 2025 देखोगे तो इंडिया का रैंक 3rd है इन सोलर पावर कैपेसिटी, 4th है विंड पावर में, 4th है टोटल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। जैसे क्वेश्चन है इंडिया रैंक विच पोजीशन ग्लोबली इन सोलर पावर कैपेसिटी इन अरेना रिन्यूएबल एनर्जी स्टैटिस्टिक्स, तो सोलर में हमने आपको बताया कि इंडिया का रैंक 3rd है सोलर पावर में। इंडिया एनर्जी वीक 2026 कहाँ हेल्ड हुआ? गोवा। बहुत आसान क्वेश्चन, इस तरीके से बीपीएससी पूछता भी है, आपसे पूछा जा सकता है। इंडिया का फर्स्ट ओपन सी फार्मिंग प्रोजेक्ट, ये कहाँ ओपन फार्मिंग फिश ओपन फार्मिंग प्रोजेक्ट कहाँ लॉन्च हुआ है? तो अंडमान सी में, डायरेक्ट पूछा जाएगा। मोर प्रिसाइज नॉर्थ बे नियर श्री विजयपुरम अंडमान सी। अब ये जो श्री विजयपुरम है ये नाम कब चेंज हुआ? जो कैपिटल था पोर्ट ब्लेयर उसका नाम विजयपुरम कर दिया गया है। कब किया गया? सितंबर 13, 2024 को। तो ये भी ध्यान पे रखना। अब थोड़ा फिश प्रोडक्शन के बारे में देख लेते हैं। देखो फिश प्रोडक्शन जो इंक्रीज हुआ, जो पहले आपका 195.79 टन था 2013-14 में, आज वो 197.75 लाख टन हो गया। मतलब अगर आसान भाषा में समझे तो 2013 से 14 के बीच में इंडिया में फिश प्रोडक्शन मान लेते हैं 96, जो लिखा हुआ उसको रफली मान लेते हैं 96 लाख टन था, और आज 2024-25 में ये बढ़ के हो गया 198 लाख टन। ठीक है, और इंक्रीज हुआ 106%, ऑलमोस्ट देखो तो डबल हो गया। ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं कि इंडिया का पोजीशन क्या है। तो इंडिया वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर आफ्टर चाइना, मतलब 8% ग्लोबल आउटपुट इंडिया शेयर करता है, जिसमें आंध्र प्रदेश लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। इंडिया के अंदर 35% नेशनल आउटपुट सिर्फ आंध्र प्रदेश देता है, तो ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। वैसे वेस्ट बंगाल है जो आपको मेजर कंट्रीब्यूटर है फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर रिवराइन फिशरीज में। गुजरात देखोगे तो मैरीन फिश प्रोड्यूसिंग स्टेट में आगे है। फिर इसी तरीके से ये सब स्टेट है, ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है आपको। आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल और गुजरात रखने की जरूरत है। अब इसमें एक स्कीम था प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, फिश प्रोडक्शन टू 22 बिलियन बाय 2024-25 ये था, जिसमें 2020 में इनिशिएटिव लिया गया था मत्स्य संपदा योजना में और इन्वेस्ट किया गया था 20,000 करोड़ का। तो थोड़ा बहुत ध्यान पे आप रख सकते हो। यूनियन बजट 2025-26 देखोगे तो एक स्कीम लाया गया था धन धन्या कृषि योजना। ठीक है, जिसमें कैटलाइज किया गया था ग्रोथ का और 100 एग्री इंस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट बनाने की बातें कही गई थी। सब आपको कहीं ना कहीं फिश से रिलेटेड है, तो ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट टर्म है कि वेमर फॉर्मेट मीटिंग। वेमर ट्रायंगल क्या होता है? ये वेमर ट्रायंगल में कौन कौन से स्टेट है आपसे पूछा जा सकता है। उससे पहले क्वेश्चंस कर लेते हैं। इंडिया फर्स्ट ओपन सी मैरन फिश फार्मिंग प्रोजेक्ट लोकेटेड ई अंडमान सी। ठीक है, अंडमान सी ध्यान पे रखना है। बे ऑफ बंगाल आपको लगेगा, ठीक है, लेकिन मोस्ट प्रिसाइज आपको अंडमान सी ध्यान पे रखना है। विच स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन इंडिया? कौन सा स्टेट लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर इंडिया में है? तो सीधा आंसर होगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब वेमर ट्रायंगल में 3 कंट्री है, जर्मनी, फ्रांस एंड पोलैंड। देखोगे तीनों के तीनों देखो एक लाइन में सीक्वेंस में है, लेकिन फ्रांस पोलैंड के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करता, लेकिन जर्मनी दोनों के साथ करता है। ठीक है, तो ये ध्यान पे रख सकते हो। ये कब फॉर्म हुआ था? 29 अगस्त 1991 में। एस जयशंकर जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है, इन्होंने पार्टिसिपेट किया फर्स्ट एवर इंडिया वेमर ट्रायंगल मीटिंग पेरिस में। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि वेमर ट्रायंगल कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द 3 कंट्रीज? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस,
जर्मनी एंड पोलैंड। तो ये जरूर ध्यान पे रखिएगा, न्यूज में आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, डेमोक्रेटिक पार्टी के जोहरान ममदानी ने क्रिएट किया हिस्ट्री, क्योंकि ये जीत गए हैं न्यूयॉर्क के फर्स्ट मुस्लिम और साउथ एशियन मेयर, फर्स्ट मुस्लिम और फर्स्ट साउथ एशियन मेयर बन गए हैं। इनका बॉर्न देखोगे इंडियन ओरिजिन के है, लेकिन इनका जन्म उगांडा में हुआ था, ऑफ इंडियन ओरिजिन है। ममदानी ग्रू ऑफ इन न्यूयॉर्क सिटी, यहाँ बड़े हुए। इनकी माँ भी एक फेमस पर्सनालिटी है, मीरा नायर। आई होप कि आपको कुछ ना कुछ हिंट जरूर होगा इनके बारे में। और ये जो सीन है ये ब्रुकलाइन का है, न्यूयॉर्क सिटी के अंदर, वहाँ पे नाइट रैली का है फोटो। तो ये शहर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, और ये जीते हैं तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, नाम आपसे पूछा जा सकता है। देखो, वर्ल्ड का स्टेट्स 3 बुद्धिस्ट साइट इन टेंटेटिव लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज टैग। देखो, यूनेस्को ने एक्सेप्ट कर लिया है उड़ीसा के डायमंड ट्रायंगल को अंडर द यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट, मतलब नाम डायरेक्ट ऐड नहीं वाले टेंटेटिव में है। तो ये जो उड़ीसा का डायमंड ट्रायंगल है, बुद्धिस्ट से रिलेटेड है, ये कौन सा जगह है? तो रत्नागिरी, उदयगिरी और ललितगिरी। ये क्या है? उड़ीसा के डायमंड ट्रायंगल कहलाता है। रत्नागिरी एंड उदयगिरी जजपुर डिस्ट्रिक्ट में है, अगर थोड़ा सा ज़्यादा डीप में जाए, और ललितगिरी आपका कटक डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये ध्यान पे रखना है। पीएम विजिट असम किए हैं 17 से 18 जनवरी। वहाँ पे आप देखोगे तो वहाँ पे आपको बगुरुम्बा देओ 2026 हुआ, जो बोडो कम्युनिटी इसको कल्चरल इवेंट को मनाते हैं, बोडो कम्युनिटी से रिलेटेड है। बोडो जब भी टर्म आएगा तो असम से आपको ध्यान पे रखना है। अब यहाँ पे पीएम ने परफॉर्म किया भूमि पूजन फॉर द काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर प्रोजेक्ट, जिसमें 6,950 करोड़ इन्वेस्ट किए जाएंगे कलिया बोर्ड में, ये भी ध्यान पे रखना है, ठीक है। उसके साथ साथ 2 अमृत भारत ट्रेन स्टार्ट किया गया है, एक तो गुवाहाटी से रोहतक तक और डिब्रूगढ़ से लखनऊ तक, गोमती नगर तक है। तो ये भी ध्यान पे रखोगे। जो ये फेस्टिवल है, ये कल्चरल फेस्टिवल है, गुवाहाटी में मनाया जाता है। तो ये जरूर ध्यान पे रखिएगा, बिल्कुल भी नहीं लग रहा है इसको देखने से असम में मनाया जा रहा है, बोडो कम्युनिटी से मनाया जा रहा है, ये भी आप ध्यान पे रख सकते हो। काजीरंगा नेशनल पार्क को देख लेते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क 1974 में नेशनल पार्क बना, फिर टाइगर रिजर्व 2007 में बना, यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 1985 में लिस्टेड हुआ। इट इज़ रिकॉग्नाइज एज ए इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया बाय बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, ठीक है। वर्ल्ड का यहाँ पे वर्ल्ड का मोस्ट हॉर्न राइनोज रहता है, ये होम है, ठीक है, होम ऑफ वर्ल्ड मोस्ट वन राइनो, ठीक है। लेकिन अगर आप देखोगे यहीं पे पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है असम में, जो हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ वन हॉर्न राइनो है, मतलब कम स्पेस में ज़्यादा राइनो। तो ये दोनों आप ध्यान पे रख सकते हो, ठीक है। अब कुछ नेशनल पार्क असम के हैं जो हमने यहाँ पे लगा दिया, जो आप ध्यान पे रखना है। अब देखो, आप देखोगे सबसे वेस्ट में आपको दिहंग पटकाई नेशनल पार्क है, दिब्रू सिकोया नेशनल पार्क उसके बाद है। तो ये आपको कहीं ना कहीं ब्रह्मपुत्रा है, तो ये ध्यान पे रखना है। जैसे ये तीनों जो है ना, ये ब्रह्मपुत्रा से दूर में है, ठीक है। मोस्ट ईस्टर्न देखोगे तो रायमो नेशनल पार्क है, फिर सिकना जुजवालो आपको नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क है, नामेरी नेशनल पार्क है। तो ये ध्यान पे रखना है, ठीक है। नामेरी देखो तो यहाँ पे है। तो जब आप देखोगे ना, तो अगर आपसे पूछा जा सकता है कि काजीरंगा नेशनल पार्क, तो देखो ये ऑलमोस्ट देखोगे तो ब्रह्मपुत्रा रिवर के पास है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान पे रखना है। दिब्रू सिकोया भी आप देखोगे ब्रह्मपुत्रा रिवर पे है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। औरंग भी आपको कहीं ना कहीं कहाँ पे है, आपको कहीं ना कहीं ब्रह्मपुत्रा रिवर पे है। तो ये ध्यान पे रखना है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन शायद ऊपर ही रह गया या नीचे होगा, ठीक है। इसको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। देखो, द डायमंड ट्रायंगल रिसेंटली इंक्लूडेड इन द यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट, कहाँ पे? ये उड़ीसा में है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ द डायमंड ट्रायंगल? कौन सा पार्ट है डायमंड ट्रायंगल का? तो नालंदा नहीं है, ठीक है, सांची नहीं है, अजंता नहीं है, हम रत्नागिरी पर है थे, ठीक है। काजीरंगा नेशनल पार्क इज ए फेमस फॉर वन हॉर्न राइनोज, ठीक है। विच ऑफ द कंट्री होस्टिंग ब्रिक 26? तो इंडिया होस्ट कर रहा है, इसको हम थोड़ा पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखो, ब्रिक देखोगे तो इंडिया प्रेसिडेंसी कर रहा है, इसका थीम है बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कॉपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, ध्यान पे जरूर रखिएगा। ब्रिक्स के 2026 के मेंबर टोटल कितने हैं? तो ब्रिक्स में तो ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये तो कोर मेंबर है, ये तो ध्यान रखना ही है। फिर आप सऊदी अरबिया, यूएई याद रखोगे, ईरान, इजिप्ट, इथोपिया एंड इंडोनेशिया ध्यान पे रखोगे। देखो, अगर आप देखोगे तो इसमें कुछ लोगो डिस्कस किया गया है, जिसमें लोटस फ्लावर विथ नमस्ते
सेल्वेशन ध्यान पे रखना है, जो लोगो क्रिएट किया गया है। इसका मतलब है कि प्रोस्पेरिटी एंड यूनिटी अमॉन्ग्स द ब्रिक्स कंट्री, ठीक है। तो इसमें कहीं ना कहीं जयशंकर जो है ना, उन्होंने इसमें लोगो के बारे में नया लोगो अडॉप्ट किया गया है, जिसका फोकस है ह्यूमैनिटी फर्स्ट, ठीक है। उसके साथ साथ इसका थीम हमने आपको बता दिया। टैगलाइन जरूर ध्यान पे रखिएगा, बिल्डिंग फॉर रेजिलेंस, इनोवेशन, कॉपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। 4 ब्रॉड प्रायोरिटीज़ है, रेजिलेंस, इनोवेशन, कॉपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। जब आप ब्रिक का थोड़ा सा हिस्ट्री देखते हो ना, तो ये टर्म ब्रिक जो है ना 2001 में कौन दिया था? ओनेल ने दिया था, ठीक है। टर्म ओनिल ने दिया था, ये ध्यान पे आपको रखना है। 2006 में इनफॉर्मल इस्टेब्लिशमेंट हुआ था यूएन के द्वारा, यूएन का सहमति के द्वारा। 2009 में पहला मीटिंग हुआ था इनॉग्रल समिट रसिया में, ठीक है। 2009 में ये ब्रिक कहलाता था, उस समय साउथ अफ्रीका नहीं था, मतलब सिर्फ ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना था। 2010 में ब्रिक में एस जुड़ गया, ब्रिक्स बन गया, साउथ अफ्रीका आ गया। जरूर आपसे पूछा जा सकता है। कुछ नए मेंबर आज के डेट में ईरान, यूएई, इजिप्ट, इथोपिया, सऊदी अरबिया। अब देखो पिछले साल तो सऊदी अरबिया अटेंड किया था, लेकिन डिनाई कर दिया था ज्वाइन का भी है। तो 10th मेंबर इंडोनेशिया बना था। 15th ब्रिक्स कहाँ हुआ था? साउथ अफ्रीका में। 16th रसिया में, 17th ब्राज़ील में, और 18th जो इस साल 2026 इंडिया में। तो 4 साल का हमने आपको ब्रिक का बता दिया कहाँ हुआ है। पहला आपको हमने बता दिया कि रसिया में हुआ है, ठीक है। अब देखोगे तो आधा पॉपुलेशन ब्रिक्स का इधर ही है, 49.5%, ठीक है। पूरे वर्ल्ड का आधा पॉपुलेशन ब्रिक्स कंट्री के पास है, क्योंकि देखो ना इंडिया और चाइना दोनों है ना, इंडिया भी है चाइना भी है, तो इसलिए 40% ऑफ ग्लोबल जीडीपी और 26% ऑफ ग्लोबल ट्रेड, तो ये ध्यान पे रखना है, ठीक है। जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है, उन्होंने लॉन्च किया 2nd फेज स्पेशलाइज कैंसर ट्रेनिंग सेंटर फॉर बिमटेक कंट्री। बिमटेक कंट्री के लिए इनिशिएटिव था विशाखापट्टनम में। ये प्रोग्राम को इनॉग्रेट किया है CSR राम, ज्वाइंट सेक्रेटरी है बिमटेक और सार्क के, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के। बिमटेक मतलब हो गया बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। इसके 7 मेंबर है, जैसे बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका एंड थाईलैंड, ठीक है। ये 1997 में फाउंडेड हुआ था और बैंकॉक डिक्लेरेशन से अडॉप्टेशन से बना था। देखो ब्रिक्स में आप ब्रिक प्लस नेवल भी ध्यान पे रखना। ये चाइना, रसिया और ईरान ने स्टार्ट किया है। साउथ अफ्रीकन वाटर में ये ब्रिक प्लस नेवल एक्सरसाइज है। इसमें पार्टिसिपेशन कंट्रीज कौन कौन है? चाइना, रसिया, ईरान, यूएई और साउथ अफ्रीका, ठीक है। ऑब्जर्वर में ब्राज़ील, इजिप्ट, इथोपिया, इंडोनेशिया है। इंडिया पार्टिसिपेट नहीं करता। ब्राज़ील ने भी कहीं ना कहीं ऑब्जर्वर था, लेकिन ऑप्ट आउट ही कर लिया है। और इसका नाम भी है विल फॉर पीस 2026। तो ये विल फॉर पीस 2026 जो है ना, किससे रिलेटेड है? ब्रिक्स के नेवल एक्सरसाइज से। तो ये आपको ध्यान पे रखना है, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें, ऑपरेशन हाईकी स्ट्राइक वाज लॉन्च इन विच कंट्री, बाय विच कंट्री, किस कंट्री के द्वारा लॉन्च किया गया, इसको हम लोग पढ़ेंगे। और ऑरेंसिक मिसाइल इज डेवलप्ड बाय विच कंट्री, इसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए जब आप देखोगे तो जो यूएस का सेंट्रल कमांड सेंटकॉम है, ये जरूर ध्यान पे रखना, ये यूएस से रिलेटेड है। यूएस ने लॉन्च किया ऑपरेशन हाईकी स्ट्राइक सीरिया में, ठीक है। सीरिया में कहाँ पे किया? स्पेशली देखोगे तो आईएस या फिर आईएसआईएस के ठिकाने पे किया, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया पे किया है। जो एक आईएसआई देखोगे तो सुन्नी एक्सट्रीमिस्ट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जो खुद को डिक्लेयर करता है itself as a pan Islamic caliphate emerging from the अल-कायदा इन इराक, इन्हीं से इमर्ज हुआ है। तो ये किसने स्ट्राइक की? यूएस ने किया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा यूएस है, ठीक है। अब इसमें देखो सीरिया देखोगे तो सीरिया का इस तरफ देखोगे कहीं ना कहीं मेडिटेरियन ओशन है, इजराइल एंड लेबनान है, टर्की नॉर्थ में है, ईस्ट में आपको इराक है, जॉर्डन आपको साउथ में है और वेस्ट में इजराइल और लेबनान है, ठीक है। तो ये ध्यान पे रखना है आपको, ठीक है। जो ऑरेंसिक मिसाइल है ना, वो यूक्रेन को पे हिट किया गया है रसिया के द्वारा, ठीक है। ये बार बार न्यूज़ में देखो, 12 जनवरी को भी था, 9 जनवरी को भी था, ठीक है। और 2024 में भी था, क्योंकि अर्लियर अटैक 2024 में हुआ था। कहाँ पे? पिब्देनमस डिफेंस इंडस्ट्रियल फैसिलिटी, दिनप्रो, यूक्रेन। तो जब आप टर्म बार बार रिपीट हो रहा है ना, आपसे पूछा जा सकता है। तो ऑरेंसिक मिसाइल जो है ना, रसिया का इंटरमीडिएट रेंज हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है। ये भी ध्यान पे आपको रखना है। और इस बार अभी वेस्टर्न लिविक रीजन रसिया में अटैक किया गया, तो ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ऑरेंसिक डेवलप बाय रसिया, ठीक है। मिसाइल तो इस साल जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है।
इधर यूपीएससी और बीपीएससी दोनों में। पीएम मीट यूएई प्रेसिडेंट डिफेंस एलएनजी 200 बिलियन ट्रेड की बातें हुई। तो यूएई का जो 200 बिलियन इंडिया के साथ है 2032 तक हमने ऊपर ही पढ़ लिया, ठीक है। लेकिन आप देखोगे तो 2022 में सेपा साइन हुआ था इंडिया यूएई के बीच में, ठीक है, और इसमें 100 बिलियन 2024-25 तक का टारगेट था, और अभी डबल टारगेट है 200 बिलियन बाय 2032 तक, हमने ऊपर ही पढ़ लिया। इसमें साइन हुआ है 10 ईयर ऑफ एलएनजी सप्लाई एग्रीमेंट जो स्टार्ट होगा 2028 से। यूएई पार्टनरशिप इन गुजरात का जो धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन है उसमें कहीं ना कहीं यूएई पार्टनरशिप बना है। इंडिया का पहला डेटा एम्बेसी यूएई में खोला गया। यू विल बी द कंट्रीज फर्स्ट डेटा एम्बेसी। तो ये आपसे जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। यूएई इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। हमने ऊपर भी पढ़ा था जब इंडिया ईयर वीक जब पढ़ा था, तभी अभी जस्ट हमने पढ़ा है। यूएस और चाइना के बाद सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है, तो ये आप ध्यान पे रखोगे, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर देखो, ये यूएई के जो प्रेसिडेंट है शेख मोहम्मद बिन जैद अल नयान जो है ना, उनसे मिल रहे हैं। तो ये यूएई के प्रेसिडेंट का नाम ध्यान पे रखना है। इंडिया यूएई का जो एम है 200 बिलियन डॉलर, वो कब तक करना है? 2032 तक, ठीक है। अब देखो, अब न्यूज में है कि 2026 विल बी द इंटरनेशनल ईयर ऑफ रैंगलैंड्स एंड पेस्ट्रोलिस्ट्स, ठीक है। तो पेस्ट्रोलिस्ट वो होते हैं जो कहीं ना कहीं जो लैंड पे जो चरवाहे होते हैं उनको बोला जाता है। तो रैंगलैंड्स और ये इनका ईयर यूएन के द्वारा घोषित किया गया। मेनली देखोगे तो यूनाइटेड नेशन ऑफ जनरल असेंबली के द्वारा घोषित किया गया है। इसको सपोर्ट किया है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड यूएन बॉडीज, ठीक है। रैंगलैंड्स मतलब होता है ग्रासलैंड, सैवनेज, जितने भी आपको ग्रासलैंड है, सबलैंड, सब रैंगलैंड्स के अंदर आता है। रैंगलैंड्स कवर हाफ ऑफ द अर्थ लैंड सरफेस, सपोर्ट मोर देन 500 बिलियन ऑफ पेस्टोलिस्ट जो कम्युनिटी हर्डिंग लाइफ स्टॉक जो चराते हैं, ठीक है। कुछ ईयर ऑफ इंटरनेशनल हमने आपको यहाँ पे दे दिया। जैसे 2023 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स मनाया जाता था, डायलॉग एंड गारंटी ऑफ पीस मनाया गया, इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमेलिड्स 2024 मनाया गया, 25 में ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन मनाया गया, 26/3 एक तो रैंगलैंड्स, फिर वॉलंटियर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इंटरनेशनल ईयर ऑफ वीमेन फार्मर मनाया जाएगा, ठीक है। 2027 में देखोगे तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ सस्टेनेबल एंड रेजिलिएंट टूरिज्म की बातें कही गई है। 29 में मनाया जाएगा इंटरनेशनल ईयर ऑफ एस्ट्रॉयड अवेयरनेस एंड प्लानिटरी डिफेंस। तो ये सब हमने आपको एक साथ लगा दिया, ठीक है। ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। इंडिया गेट्स इज फुल्ली पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इन केरला वायनाड। केरला का वायनाड जो है ना, कहने का इंडिया का पहला फुल्ली फर्स्ट पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बना दिया गया है। तो ये आपको ध्यान पे रखना है, ठीक है। ये हमने कर लिया, दोबारा यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये बात है अंडमान सी में ओपन फिश फार्मिंग का, ठीक है। जो केई पेन्योर है ना, अरुणाचल प्रदेश में बिकम द इंडियाज फर्स्ट बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट। तो ये ध्यान पे रखना। डायरेक्ट यही तो वन लाइनर है जो आप बोलते हो बाद में सर वन लाइनर, यही वन लाइनर जो आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। 72 नेशनल वॉलीबॉल टूर्नामेंट कहाँ होगा? वाराणसी में, ध्यान पे रखना है, ठीक है। कैबिनेट ने अप्रूव किया है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक को सपोर्ट करने के लिए, इक्विटी सपोर्ट करने के लिए, ध्यान पे रखना है। जब स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो ये 2 अप्रैल 1990 में ये सेटअप हुआ था। ये ऑन सब्सिडी था आईडीबीआई बैंक का और डीलिंक हो गया 2000 ईस्वी में। हेडक्वार्टर इसका लखनऊ उत्तर प्रदेश है। तो दो सिंपल सा क्वेश्चन बनेगा, इक्विटी सपोर्ट किसको दे रहा है? कैबिनेट ने अप्रूव किया तो इस बैंक को, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 8th ग्लोबली इन इंडिया का रैंक 8th हुआ है ग्लोबल लेवल पे WHO का फार्मा कोविजिलेंस कंट्रीब्यूशन में। जेपी नड्डा जो अपने कहने के हेल्थ मिनिस्टर, उन्होंने ये ऐलान किया। इससे पहले 123 रैंक था, तो काफ़ी इंप्रूव हुआ। जब WHO देखोगे तो स्पेशलाइज एजेंसी है यूएन का, ये 7 अप्रैल 1948 में इस्टेब्लिश हुआ। उसी दिन वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। इसके कुछ रीजनल ऑफिस जैसे अफ्रीका का हेडक्वार्टर में है, अमेरिका हेडक्वार्टर में यहाँ है, तो साउथ ईस्ट एशिया का हेडक्वार्टर का है तो न्यू दिल्ली इंडिया है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। हेडक्वार्टर ऑफ द WHO साउथ ईस्ट एशिया कहाँ है? न्यू दिल्ली है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन हम आपको कराएंगे। ये जो इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है ना, रैंकिंग रिलीज कौन करता है? NCRB करता है, ठीक है। अब देखो, उत्तराखंड पुलिस द फर्स्ट नेशनल वाइड स्कोर 93.46 इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम रैंकिंग में फर्स्ट आया उत्तराखंड पुलिस, ठीक है। रिलीज किया इसको NCRB का हेडक्वार्टर देखोगे तो न्यू दिल्ली है। 1986 में सेटअप हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर। तो अब इसका आंसर क्या होगा? NCRB। इसका आंसर हमने आपको बता दिया है कि न्यू दिल्ली, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। तो इस समय कुछ रखा नहीं, से थोड़ा सा हम पास चल रहे हैं। तो अगर आपसे पूछा जाएगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कौन फाउंडेड किया था, तो ध्यान पे रखना क्लास
क्लॉस सॉवे, ठीक है, इनका नाम जरूर ध्यान पे रखना, आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। न्यूज में क्यों है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट निकाला जिसमें साइबर सिक्योरिटी इंडिया का बिगेस्ट रिस्क है, ये पूछा जा सकता है। और जियो इकोनॉमिक कॉन्फ्रंटेशन जो है ना मोस्ट सीवियर ग्लोबल थ्रेट है। सेकेंड बिगेस्ट रिस्क इंडिया का क्या, इनकम एंड वेल्थ इनक्वालिटी है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड है। ये क्लॉस शॉब जो है ना जर्मन प्रोफेसर है, 1971 में इसको ओपन किए थे, बाद में जाके वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये कहलाने लगा। शुरुआत में ये आपको ध्यान पे रखना है, इन्होंने ही इसको ओपन करा था। कुछ और भी रिपोर्ट जो है WEF निकालती है, जैसे ग्लोबल कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, आपको एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स और ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जो हमने आपको बता दिया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि इंडियन नेवी ने स्टैब्लिश किया न्यू नेवल बेस हल्दिया में, कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में। इतना ही आपको ध्यान पे रखना है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेशनल टेक्सटाइल मिनिस्टर ने कॉन्फ्रेंस होगा गुवाहाटी में, तो जो नेशनल टेक्सटाइल हब बनाना है, ग्लोबल टेक्सटाइल हब, वो 2030 तक टारगेट है। मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल ऑर्गेनाइजेशन नेशनल टेक्सटाइल मिनिस्ट्री कॉन्फ्रेंस जो है ना वो गुवाहाटी असम में हुआ है, कब, 8 से 9 जनवरी 2026 तक, ठीक है। ये सब आपको हमने डिटेल दे दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जापान ने जो पॉज किया था उसको रीस्टार्ट किया, किस चीज़ को, वर्ल्ड बिगेस्ट न्यूक्लियर प्लांट को, जो उसका प्लांट है यूनिट 6 ऑफ टोक्यो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी, जो काशिवाजाकी करीबा न्यूक्लियर पावर प्लांट इस जगह पे ही है, उसको स्टार्ट करने की बातें कही है। क्योंकि 15 साल पहले जो फुकुशिमा डिजास्टर आया था उससे इसको रोक दिया गया था। 2011 में डिजास्टर आया था, अर्थक्वेक सुनामी था, उस समय इसको रोक दिया गया था। तो आप ये तो फुकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर से तो लग ही रहा, जापान में कब आया था, 2011 में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान पे रखना है। मध्य प्रदेश टू एब्जॉर्ब 2026 एज द ईयर ऑफ एग्रीकल्चर, फोकस ऑन फार्मर वेलफेयर। तो ये 2026 को एज ए ईयर ऑफ एग्रीकल्चर मनाएंगे, जिसका थीम रखा है इन्होंने प्रोस्पेरस फार्मर्स एंड प्रोस्पेरस स्टेट। उनका आपको गवर्नर का भी नाम ध्यान पे आप रख लेना, ठीक है। अब चलिए मूव करते हैं आगे। नीति आयोग ने रिलीज किया है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024। ये फोकस करता है 4 पिलर पे। एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें 20% भागीदारी है, पॉलिसी एंड गवर्नेंस 20%, बिजनेस इकोसिस्टम 40%, एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस 20%। तो अब देखो इसके 4 पिलर हैं, 13 सब पिलर, 70 इंडिकेटर है। जो टॉप परफॉर्मिंग स्टेट है यूटीज है, उसका ये रैंकिंग देता है। तो लार्ज स्टेट में सबसे पहला रैंक है महाराष्ट्र का, रैंक फर्स्ट है, ठीक है। उसके बाद तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश। स्मॉल स्टेट में रैंक है उत्तराखंड का फर्स्ट, तो ध्यान पे रखना है। ऊपर में महाराष्ट्र, फिर उत्तराखंड। इसी से पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन। फर्स्ट एडिशन अगस्त 2020 में आया था। EPA 2024 जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, 4th एडिशन है, ठीक है। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स जो है ना, हाउ मेनी पिलर्स पे ये स्टैंड करता है, तो 4 पिलर पे हमने आपको पढ़ा दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टॉप परफॉर्मिंग अमॉन्ग द लार्ज स्टेट ऑफ EPA 2024, तो वो आपको कौन है, तो महाराष्ट्र है। अभी जस्ट हमने पढ़ा है महाराष्ट्र, हमने उधर भी पढ़ा था जब FDI इनफ्लो की बातें पढ़ी थी। अब हम लोग पढ़ रहे हैं ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री रैंकिंग 2026 का 10 पावरफुल कंट्रीज़ का। तो उसमें आपको पहला रैंकिंग है USA का, स्कोर इतना है। 4th रैंकिंग इंडिया का है मोस्ट पावरफुल मिलिट्री में। ये रैंकिंग कौन दिया है, तो ये रैंकिंग दिया है ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री रैंकिंग। तो ये आपको ध्यान पे रखना है, ठीक है, ये आपको ध्यान पे रखना है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। पार्ट 1 था ये, पार्ट 2 भी आपको फिर आज ही अपलोड हो जाएगा लेट नाइट तक। धन्यवाद।